किसी फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा। और जिसका वजन भी कई हजारों टन होगा। बिल्कुल। और अगर हमें उस विशाल भारी भरकम स्ट्रक्चर को एक बहुत ही पतले से मेटल पोल पर बैलेंस करना हो, तो उस पूरे स्ट्रक्चर में ठीक एक ऐसा मैथमेटिकल पिक्सल होता है जहां वो टिक सकता है। सही कहा। और अगर वो पोल 1 मिलीमीटर भी इधर उधर हुआ ना, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर धड़ाम से गिर जाएगा। एकदम सही। और आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर्स की भाषा में उस एक सटीक पिक्सल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। और ज्योमेट्री की दुनिया में इसी पिक्सल का एक बहुत ही खास नाम है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। आज के इस डीप डाइव में हम सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारा आज का मिशन इस ज्योमेट्री मास्टर क्लास को और खासकर सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से डिकोड करना है। और ये सेशन खास तौर पर उन सवालों को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है जो रेलवेज, एसएससी या आरआरबी एग्जाम्स में आपका टाइम बर्बाद करने के लिए डाले जाते हैं। बिल्कुल। हम यहाँ सिर्फ फॉर्मूले का रट्टा नहीं मारने वाले हैं, हम उनके पीछे का लॉजिक समझेंगे ताकि एग्जामिनर के बिछाए हुए जाल हमें दूर से ही नजर आ जाए। और उन जालों को पकड़ने के लिए ना हमें किताबी परिभाषाओं से थोड़ा आगे देखना होगा। मतलब सेंट्रॉइड सिर्फ वो बिंदु नहीं है जहां 3 लाइनें टकराती हैं। तो फिर क्या है? ये एक त्रिभुज का अल्टीमेट बैलेंसिंग पॉइंट है। वो इसके एरिया, साइड्स और मीडियंस को कैसे बैलेंस करता है, बस ये समझना ही उन एग्जाम चीट कोड्स की असली चाबी है। गॉट इट। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की शुरुआत करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। टाइटल है ज्योमेट्री मास्टर क्लास, सेंट्रॉइड। यहाँ वादा किया गया है कि हमें कॉन्सेप्ट्स, प्रूफ्स और सबसे जरूरी एग्जाम शॉर्टकट्स का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिलेगा। और इस पूरी कहानी की शुरुआत उस लाइन से होती है जो सेंट्रॉइड को जन्म देती है। एकदम सही पॉइंट है। सेंट्रॉइड की पूरी नींव एक लाइन पर टिकी है जिसे हम मीडियन कहते हैं। और यहीं से आता है हमारा पहला बेसिक सवाल। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। स्क्रीन पर लिखा है व्हाट इज अ मीडियन। तो मीडियन आखिर है क्या? अगर हम विजुअल में इस ट्रायंगल ABC को देखें तो एक लाइन सबसे ऊपर वाले वर्टेक्स मतलब कोने A से शुरू होकर सीधे नीचे बेस BC पर जा रही है। और वो पॉइंट D पर मिल रही है। हाँ, और D बिल्कुल उस लाइन BC का मिड पॉइंट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मीडियन एक ऐसा ब्रिज है जो किसी भी कोने को ठीक सामने वाली दीवार के एकदम सेंटर से जोड़ता है? इसे विजुअलाइज करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। मतलब ये सामने वाली साइड को एकदम 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, या कहें तो बाइसेक्ट कर देती है। अच्छा। और क्योंकि हर त्रिभुज में 3 वर्टेक्स यानी 3 कोने होते हैं, इसलिए हम हमेशा ठीक 3 मीडियंस खींच सकते हैं। ये जो आधा आधा करने का सिंपल सा एक्शन है ना, हाँ, ये पूरे त्रिभुज के अंदर प्रॉपर्टीज का एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ओहो, उस चेन रिएक्शन का पहला असर एरिया पर देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। यहाँ रूल लिखा है मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। यानी मीडियन त्रिभुज को 2 बराबर एरिया वाले हिस्सों में बांटता है। अब यहाँ मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगी, मुझे इस पे थोड़ा पुश बैक देना है। बताइए, क्या डाउट है? मतलब अगर हम किसी बहुत ही टेढ़े मेढ़े या असिमेट्रिकल त्रिभुज में मीडियन बनाते हैं, तो जो 2 नए छोटे त्रिभुज बनेंगे उनका शेप एकदम अलग दिख सकता है ना? हाँ, बिल्कुल दिख सकता है। एक लंबा और पतला हो सकता है, दूसरा छोटा और चौड़ा। तो अगर शेप अलग अलग है तो एरिया एकदम बराबर कैसे हो सकता है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, एग्जाम हॉल के प्रेशर में हमारी आंखें हमें बिल्कुल यही धोखा देती हैं। शेप देखकर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें ज्योमेट्री के सबसे बेसिक एरिया फॉर्मूले पर भरोसा करना होगा। याद है वो फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, 1/2 बेस इंटू हाइट। बस अभी हमने देखा कि मीडियन ने नीचे वाले बेस को क्या किया। उसने बेस को एकदम बीच से काट दिया। मतलब दोनों छोटे त्रिभुजों का बेस लेंथ बिल्कुल बराबर हो गया। बिल्कुल। और हाइट का क्या? क्योंकि दोनों छोटे त्रिभुज ऊपर एक ही कोने यानी वर्टेक्स A से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो अगर हम वहां से जमीन तक एक सीधी वर्टिकल लाइन गिराएं, तो दोनों के लिए वो वर्टिकल हाइट एकदम एक जैसी ही रहेगी। अरे समझ गई। मतलब बेस भी समान हो गया और हाइट भी समान हो गई। एकदम सही। शेप चाहे जैसा भी दिखे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। गणित के हिसाब से एरिया को बराबर होना ही पड़ेगा। वाओ, ये एक बहुत ही सॉलिड मेंटल मॉडल है। मतलब हमें अपनी आंखों पर नहीं बल्कि बेस और हाइट पर भरोसा करना है। बिल्कुल। और इस एरिया वाले कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अब हम आखिरकार सेंट्रॉइड को बना सकते हैं। एक्साइटिंग। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। यहाँ सेंट्रॉइड की डेफिनेशन दी गई है। तो क्या है ये डेफिनेशन? ये वो इकलौता बिंदु है जहाँ त्रिभुज के तीनों मीडियंस आपस में आकर मिलती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। और विजुअल में इसे पॉइंट G से मार्क किया गया है।
जब तीनों लाइनें एक साथ क्रॉस होती है ना, तो ये ज्योमेट्री बहुत ही सिमेट्रिकल लगती है देखने में। और इसी सिमेट्री की वजह से इसके कुछ बहुत ही खास गुण सामने आते हैं। चलिए देखते हैं कि ये बिंदु असल में रहता कहाँ है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉइड। प्रॉपर्टी 1 कहती है सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। जो कि काफी लॉजिकल है। हाँ, अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये उस चीज के बाहर हवा में तो हो नहीं सकता जिसे वो बैलेंस कर रहा है, उसे बाउंड्री के अंदर ही रहना होगा। एकदम सही बात है। इसके बाद है प्रॉपर्टी 2, और इसका विजुअल बहुत ही कमाल का है। तीनों मीडियंस ने मिलकर ट्रायंगल एबीसी को 6 छोटे छोटे त्रिभुजों में काट दिया है। और ध्यान दीजिए, हर एक के अंदर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब इन सभी 6 त्रिभुजों का एरिया एकदम बराबर है, लाइक 1 1 1 1 1 1। वो लॉजिक याद करें जो हमने अभी डिस्कस किया था। हाँ, हाफ बेस इनटू हाइट वाला। बिल्कुल। तो जब तीनों मीडियंस मिलती हैं तो वो उन हिस्सों को क्रॉस कट करके 6 एकदम परफेक्ट बराबर हिस्सों में बांट देती हैं। तो इसका एग्जाम में क्या यूज है? एग्जाम्स में अगर एग्जामिनर सिर्फ किसी एक छोटे से टुकड़े का एरिया दे दे तो बिना किसी भारी कैलकुलेशन के सिर्फ उसे 6 से मल्टीप्लाई करके पूरे बड़े त्रिभुज का एरिया निकाला जा सकता है। ओहो, मतलब सिर्फ इनटू 6 करना है, और हम इन छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ भी सकते हैं ना? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6, प्रॉपर्टी 3 एरिया के फॉर्मूले को थोड़ा और डिकोड कर रही है। विजुअल में 3 थोड़े बड़े अंदरूनी त्रिभुज दिख रहे हैं। हाँ, ट्रायंगल AGC, ट्रायंगल AGB और ट्रायंगल BGC। और हर एक के अंदर 2 लिखा हुआ है। अगर पूरा एरिया 6 यूनिट्स है और हर बड़े हिस्से ने 2 यूनिट्स लिए हैं, तो हर हिस्सा पूरे त्रिभुज का एकदम 1/3 यानी 1/3 हो गया। बिल्कुल, हमने बस उन 6 छोटे त्रिभुजों को 2-2 की जोड़ियों में जोड़ दिया है। ये 1/3 वाला रूल एक बहुत अच्छा विजुअल शॉर्टकट है। गॉट इट। अब एरिया के इस कॉन्सेप्ट से वापस मीडियंस की लंबाई की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहीं पर सेंट्रॉइड की सबसे मशहूर प्रॉपर्टी छुपी है। ज्योमेट्री का गोल्डन रेशियो। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7, प्रॉपर्टी 4 सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ एक लाल रंग का चीट कोड बॉक्स है, AG/GD = BG/GE = CG/GF = 2/1। इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर हम ऊपर कोने A से सेंट्रॉइड की तरफ चलें तो वो रास्ता 2 गुना लंबा होगा उस रास्ते के मुकाबले जो सेंट्रॉइड से नीचे बेस तक जाता है। अच्छा, इसे ऐसे सोचिए, अगर पूरी मीडियन AD को 3 बराबर टुकड़ों में देखा जाए तो ऊपर वाला हिस्सा AG 2 टुकड़े कवर करता है, यानी 2/3। हाँ, और नीचे वाला हिस्सा GD सिर्फ 1 टुकड़ा कवर करता है, यानी 1/3। ये अल्टीमेट टाइम सेवर है। कैसे? अगर एग्जाम में दिया है कि पूरी मीडियन 15 सेंटीमीटर की है, तो लिसनर्स को तुरंत समझ जाना है कि ऊपर वाला हिस्सा 10 है और नीचे वाला 5। वाओ, बिना पेन उठाए सॉल्व हो गया। इसी लंबाई को वापस एरिया से जोड़कर देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8, प्रॉपर्टी 5 एरिया का रेशो। विजुअल दिखा रहा है कि ट्रायंगल AGB और ट्रायंगल BGD के एरिया का रेशो भी 2:1 होता है। और ये तो सीधे तौर पर हमारे पहले वाले लॉजिक से प्रूव हो रहा है ना? हाँ, क्योंकि दोनों का वर्टेक्स यानी कोना B एक ही है, तो हाइट सेम होगी। अब सारा खेल उनके बेस यानी AG और GD का है। बिल्कुल सही। और क्योंकि AG और GD की लंबाई 2:1 के रेशो में है, तो एरिया भी 2:1 ही होगा। देखिए कैसे सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ज्योमेट्री असल में लॉजिक का एक बहुत बड़ा जाल है। सही कहा, पर तब क्या होगा जब हमारे पास एरिया हो ही ना? मतलब अगर हमारे पास सिर्फ त्रिभुज की बाहरी दीवारें यानी साइड्स हों और हमें अंदर वाली मीडियन की लंबाई निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे? तब हमें बाहरी दीवारों और अंदरूनी लाइन के बीच एक ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9। इस स्लाइड ने इसे एक बहुत ही भारी नाम दिया है, द हेवी आर्टिलरी, अपोलोनियस थ्योरम। नाम भारी है पर काम बहुत सिंपल है। फॉर्मूला है AB² + AC² = 2 ब्रैकेट में AD² + BC² by 4। और क्योंकि D बेस BC का मिड पॉइंट है, तो BC/2 असल में BD होता है। हाँ, तो इसे आसान करके लिखा है 2 ब्रैकेट में AD² + BD²। चलिए इस अलजेब्रिक ब्रिज का एक मेंटल मॉडल बनाते हैं। त्रिभुज की ऊपर वाली छत बनाने वाली दोनों बाहरी साइड्स को लीजिए, ले लिया, उनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। बाहरी दीवारों का ये जो वजन है ना, वो अंदरूनी वजन के ठीक 2 गुने के बराबर होता है। और वो अंदरूनी वजन क्या है? अंदर वाली पूरी मीडियन का स्क्वायर प्लस नीचे वाले आधे बेस का स्क्वायर।
ये एक डायरेक्ट मैथमेटिकल पाइपलाइन है जो बाहर के पेरीमीटर को सीधे अंदर के कोर से जोड़ती है। लेकिन गणित में हम किसी चीज पर बिना प्रूफ के आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10, प्रूफ ऑफ अपोलोनियस थ्योरम। चलिए इसे डिकोड करते हैं। विजुअल में बेस के पास जहां मीडियन मिलती है वहां के एंगल्स दिखाए गए हैं थीटा और 180 माइनस थीटा। स्टेप 1 ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक याद दिलाता है, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और यहीं पर असली जादू होता है। हम दोनों छोटे त्रिभुजों में अगल बगल कोसाइन रूल लगाते हैं। एक का एंगल थीटा है और दूसरे का 180 माइनस थीटा, जो सुनने में ही काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर कोसाइन रूल लगाने पर एक बहुत लंबी और डरावनी इक्वेशन बनती है जिसमें 2bc cos थीटा जैसी चीजें होती हैं जिसे ऑडियो में सुनकर ही दिमाग घूम जाए। हाँ, मैं स्लाइड पर स्टेप 2 और स्टेप 3 में वो डरावनी इक्वेशंस देख सकती हूँ, लेकिन क्योंकि एक एंगल सीधी लाइन पर दूसरे का एकदम उल्टा है, तो एक इक्वेशन में वो कोसाइन वाला हिस्सा माइनस हो जाता है और दूसरी इक्वेशन में प्लस। एकदम सही। और हमारा आखिरी कदम क्या होता है? स्टेप 4, हम बस उन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ देते हैं। और जोड़ते ही जादू। बिल्कुल, जैसे ही हम उन्हें जोड़ते हैं वो भारी भरकम प्लस और माइनस वाले कोसाइन टर्म्स पूरी तरह से एक दूसरे को काटकर शून्य हो जाते हैं। सारा मुश्किल अलजेब्रा हवा में गायब हो जाता है और हमारे पास बचते हैं सिर्फ साफ सुथरे स्क्वायर्स। हाँ, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। है ना कमाल का शॉर्टकट? ये सच में बहुत सुकून देने वाला है। चलिए इस ब्रिज को असली टेस्ट पर आजमाते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11, एग्जाम्पल एप्लीकेशन। देखते हैं लिसनर्स इसे कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ट्राइंगल ABC में AB है 6 सेंटीमीटर, AC है 8 सेंटीमीटर और पूरा बेस BC है 9 सेंटीमीटर। हमें मीडियन AD की लेंथ निकालनी है। लंबा रास्ता लेने के बजाय हम सीधे अपोलोनियस का शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। लिसनर्स भी इसे साथ में विजुअलाइज करें। हमारे पास छत वाली 2 साइड्स हैं, 6 और 8। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। छत की साइड्स का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हुआ 36 और 8 का स्क्वायर हुआ 64। 36 और 64 को जोड़ा तो लेफ्ट साइड बन गई 100। बिल्कुल सही। और राइट साइड? अब राइट साइड का फॉर्मूला 2 इंटू ब्रैकेट में AD स्क्वायर प्लस आधे बेस का स्क्वायर। बेस है 9 तो उसका आधा हुआ 4.5 या 9/2। अब 9/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81/4। तो इक्वेशन बनी 100 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में AD स्क्वायर प्लस 81/4। अब बाहर वाले 2 से उस 100 को डिवाइड कर देते हैं तो बचा 50। इक्वेशन हुई 50 इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 81/4। 81/4 को दूसरी तरफ ले जाकर माइनस करते हैं। हाँ, 50 को हम 200/4 लिख सकते हैं। तो 200/4 माइनस 81/4 हुआ 119/4। ये वैल्यू आई AD स्क्वायर की। और आखिरी स्टेप, अब आखिर में स्क्वायर रूट लेंगे तो AD की वैल्यू निकलेगी √119/2 सेंटीमीटर। कमाल है, एग्जाम में ये पूरी कैलकुलेशन शायद मुश्किल से 20 सेकंड लेगी। और एग्जामिनर बिल्कुल यही चेक करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि कौन इस 20 सेकंड के शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है और कौन 5 मिनट तक परपेंडिकुलर लाइंस खींचकर टाइम बर्बाद करता है। बिल्कुल। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12, रिलेशन 1। ये रिलेशन हमारे एपोलोनियस वाले ब्रिज को पूरे त्रिभुज पर फैला रहा है। कैसे? रूल है, तीनों साइड्स की लेंथ के स्क्वायर्स के जोड़ का 3 गुना तीनों मीडियंस के स्क्वायर्स के जोड़ के 4 गुने के बराबर होता है। यानी साइड्स का स्क्वायर और मीडियंस के स्क्वायर का रेशियो एकदम 4:3 होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 3 से बड़ा है। तो इससे क्या प्रूव होता है? ये हमें ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा सच बताता है कि बाहरी दीवारों का मैथमेटिकल वजन हमेशा अंदरूनी मीडियन से ज्यादा होता है। अच्छा, और ये 4:3 का रेशियो कहाँ से आया? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13, प्रूफ ऑफ रिलेशन 1। यहाँ हमें बहुत भारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। हाँ, स्लाइड देखकर लग रहा है। हमने अभी जो अपोलोनियस थ्योरम प्रूफ किया उसे त्रिभुज की तीनों मीडियंस पर बारी बारी लगाया जाता है। बिल्कुल, जिससे हमें 3 अलग अलग इक्वेशंस मिलती हैं, इक्वेशन 1, 2 और 3। और आखिरी स्टेप में हम बस इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट निखर कर आता है वो यही 4:3 का रेशियो है। तो स्क्वायर्स का ये 4:3 का रिलेशन एक बहुत मजबूत नियम है। लेकिन अगर हम स्क्वायर्स हटा दें और सिर्फ उनकी नॉर्मल लंबाइयों को जोड़ें तो क्या होगा?
नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14, कंक्लूजन एंड क्रिटिकल इनइक्वालिटी। यहाँ स्क्रीन पर एक इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी दी गई है। क्या है वो? 1 is less than AB plus BC plus CA divided by AD plus BE plus CF is less than 4/3। थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं इसे। हाँ, मतलब ये बता रहा है कि साइड्स के जोड़ और मीडियंस के जोड़ का रेशियो हमेशा 1 और 1.33 यानी 4/3 के बीच फंसा रहता है। पर एग्जाम के उस भयंकर प्रेशर में आखिर कोई इन लिमिट्स या बाउंड्रीज को कैसे याद रखे? इन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस बाउंड्रीज को विजुअलाइज करना है। कैसे? इसे 2 अलग-अलग दीवारों की तरह देखते हैं। ऊपर वाली बाउंड्री है 4/3। अभी कुछ सेकंड पहले हमने 4/3 कहाँ देखा था? स्क्वायर्स वाले रूल में साइड्स के स्क्वायर और मीडियंस के स्क्वायर का रेशियो 4.3 था। एकदम सही। जो नॉर्मल लंबाइयां हैं वो भी मोटे तौर पे उसी ऊपर वाली सीलिंग या बाउंड्री को मानती हैं। Got it. अब बात करते हैं नीचे वाली बाउंड्री की जो 1 है। Now we're on slide 15. Relation 2, 4 times medians is greater than 3 times sides. और इसी के साथ now we're on slide 16. Relation 3, sum of all 3 sides is greater than sum of all 3 medians. यानी AB प्लस BC प्लस AC बड़ा है AD प्लस BE प्लस CF से। पहले रिलेशन 3 के लॉजिक को अनपैक करते हैं। साइड्स का जोड़ हमेशा मीडियन से बड़ा ही क्यों होता है? सिंपल सा लॉजिक है। अगर हमें पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है तो सबसे छोटा रास्ता हमेशा एक सीधी लाइन होती है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर हम सेंट्रॉइड से बने छोटे अंदरूनी त्रिभुजों को देखें जैसे ट्रायंगल GBC, तो ज्योमेट्री का सबसे बेसिक नियम है कि त्रिभुज में 2 साइड्स का जोड़ हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। GB प्लस GC बड़ा होगा BC से। और क्योंकि GB और GC असल में मीडियंस के टुकड़े हैं, तो जब हम पूरे त्रिभुज के लिए इन सभी अंदरूनी हिस्सों को जोड़ते हैं तो पूरा बाहरी पेरीमीटर हमेशा अंदर वाली लाइन से बड़ा ही निकलता है। बिल्कुल। और क्योंकि बाहरी साइड्स बड़ी हैं तो बड़ी चीज को जब छोटी चीज यानी मीडियन से डिवाइड करेंगे तो जवाब हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। वाओ, यही हमारी लोअर लिमिट का लॉजिक है। अंदरूनी लाइंस बाहरी शेल को कभी पार नहीं कर सकती। ये मेंटल मॉडल्स एग्जाम में सच में गेम चेंजर साबित होते हैं। चलिए अब एग्जामिनर की प्लेबुक के कुछ और गहरे राज खोलते हैं। मजा आ रहा है। Now we're on slide 17, Advanced Exam Property, the Magic 3:1:2 ratio. ये काफी इंटरेस्टिंग है। विजुअल में एक नई हॉरिजॉन्टल लाइन EF जो बाहर की साइड्स AB और AC के एकदम मिड पॉइंट्स को जोड़ रही है। ये नई लाइन हमारी सेंटर वाली खड़ी मीडियन AD को पॉइंट O पर काट देती है। और स्लाइड कह रहे कि ऐसा होने पर 3 हिस्से बनते हैं, AO, OG और GD, जिनका रेशो 3:1:2 होता है। दिखने में कैसा लग रहा है ये? ईमानदारी से कहूँ तो ये नंबर्स एकदम रैंडम और अजीब लग रहे हैं। लाइक ये कहाँ से टपक पड़े? ये रैंडम तब तक लगते हैं जब तक हम इसके पीछे का लॉजिक मैप नहीं करते। यहाँ ज्योमेट्री के कई नियम एक साथ काम कर रहे हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18, प्रूफ ऑफ 3:1:2 रेशियो। मैं अपने डिडक्शन स्किल्स का टेस्ट करती हूँ। बिल्कुल, ट्राई कीजिए। मान लेते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कि पूरी मीडियन AD की लंबाई 6 यूनिट्स है। सेंट्रॉइड के बेसिक 2:1 वाले रूल से हमें पता है कि ऊपर वाला हिस्सा AG 4 यूनिट्स होगा और नीचे वाला हिस्सा GD 2 यूनिट्स होगा। हाँ, क्योंकि 4 + 2 हो गया 6। तो GD हमें मिल गया 2। अरे ये तो 3:1:2 रेशियो का आखिरी 2 है। बहुत बढ़िया शुरुआत है। अब उस नई लाइन EF के बारे में सोचिए। क्योंकि वो बाहर के दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ रही है, तो सिमिलैरिटी के रूल के हिसाब से वो बीच वाली मीडियन AD को भी एकदम बीच से काटेगी। एकदम हाफ में। अरे हाँ, अगर वो पूरी 6 यूनिट्स लंबी मीडियन को आधे से काटती है तो सबसे ऊपर वाले कोने A से पॉइंट O तक की दूरी एकदम 3 यूनिट्स होनी चाहिए। बिल्कुल। यानी AO है 3। ये रेशियो का पहला 3 मिल गया। हमारे पास है AO 3 और GD 2। अब क्या बचा? बीच का वो छोटा सा गैप OG। हमें पता है कि पूरा ऊपर का हिस्सा सेंट्रॉइड तक यानी AG 4 यूनिट्स का था। हाँ। और अभी हमने निकाला कि AO 3 यूनिट्स है, तो 4 - 3 करने पर बचता है सिर्फ 1 यूनिट जो OG की लंबाई है। तो क्या बना रेशियो? AO हुआ 3, OG हुआ 1 और GD हुआ 2। मैजिक 3:1:2 रेशियो
इसमें कोई जादू नहीं है, बस मिड पॉइंट्स के रूल्स एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं। और यही गहराई असली समझ पैदा करती है। चलिए एक और आखिरी एडवांस्ड ट्रैप देखते हैं। Now we are on slide 19, Advanced Area Rule, the 112th area. विजुअल का फोकस उस बहुत ही छोटे से त्रिभुज GEF पर है जो ऊपर मिड पॉइंट्स वाली लाइन और नीचे सेंट्रॉइड के बीच फंसा हुआ है। काफी छोटा सा है। रूल कहता है कि इस छोटे से ट्रायंगल GEF का एरिया पूरे बड़े वाले ट्रायंगल ABC के एरिया का एकदम 1/12 यानी 1/12 हिस्सा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने किसी कैमरा से जूम इन करके ज्योमेट्री का सबसे छोटा टुकड़ा निकाल लिया हो। माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एग्जाम्स में सबसे बड़ी करेंसी क्या है? समय। हाँ, टाइम बहुत कम होता है। अगर हम पहले बड़े त्रिभुज का एरिया निकालें, फिर ऊपर वाले हिस्से का निकालें, फिर उन्हें माइनस करें, यार इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो शॉर्टकट क्या है? अगर हम सीधा इस शेप को पहचान लें तो बस टोटल एरिया को 12 से डिवाइड करना है। मतलब अगर बड़े त्रिभुज का एरिया 120 है तो इस माइक्रोस्कोपिक हिस्से का एरिया सीधा 10 होगा, बिना किसी मेहनत के, 5 सेकंड में। द मास्टर चीट शीट। इन सभी शॉर्टकट्स को दिमाग में पक्का करने का समय आ गया है। चलिए तेजी से एक स्ट्रक्चर्ड समरी करते हैं। सबसे पहले बेसिक रेशियोज। सेंट्रॉइड जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो हर मीडियन को 2.1 के रेशियो में काटता है, ऊपर भारी नीचे हल्का। दूसरा, अपोलोनियस थ्योरम, हमारा अलजेब्रिक ब्रिज। दो बाहरी साइड्स के स्क्वायर्स का जोड़ बराबर होता है मीडियन के स्क्वायर और आधे बेस के स्क्वायर के जोड़ के दुगने के। तीसरा, द 4.3 रूल। जब हम बाहरी साइड्स के स्क्वायर्स की तुलना अंदरूनी मीडियंस के स्क्वायर से करते हैं तो बाहरी दीवारें 4.3 के रेशो से जीत जाती हैं। चौथा, द बाउंड्रीज। बाहरी साइड्स का नॉर्मल जोड़ हमेशा अंदरूनी मीडियंस के जोड़ से बड़ा होता है, जिससे हमारा क्रिटिकल रेशो हमेशा 1 और 4/3 के बीच लॉक हो जाता है। और आखिर में एडवांस्ड शॉर्टकट्स, वो नई हॉरिजॉन्टल लाइन जो मीडियन को 3:1:2 के रेशो में काटती है और एक बहुत छोटा त्रिभुज बनाती है जिसका एरिया पूरे हिस्से का 1/12 होता है। एकदम परफेक्ट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 21, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लिसनर्स, हमारे जवाब देने से पहले दिमाग में सही उत्तर सोचने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं किसको कितना याद है। सवाल नंबर 1, सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? इसका जवाब है 2:1। सवाल नंबर 2, साइड्स के स्क्वायर्स के जोड़ और मीडियंस के स्क्वायर्स के जोड़ का रेशियो क्या है? वो है 4:3 रेशियो। सवाल नंबर 3, जब मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन EF मीडियन को काटती है तो AO, OG और GD का सेगमेंट रेशियो क्या होता है? हमारा ओवरलैपिंग मिड पॉइंट्स वाला रेशियो 3:1:2। सवाल नंबर 4, फिजिकली कौन हमेशा लंबा होता है, बाहरी साइड्स का जोड़ या मीडियंस का जोड़? बाहरी शेल हमेशा जीतता है। सम ऑफ साइड्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ मीडियंस। बहुत खूब। इस मास्टर क्लास को खत्म करने से पहले हम लिसनर्स के लिए कुछ गहरे कॉन्सेप्चुअल पजल्स छोड़कर जाना चाहते हैं। हाँ, एक विजुअल पजल ये है, हमने आज देखा कि फ्लैट 2D त्रिभुज में सेंट्रॉइड हमेशा अंदर होता है, पर रियल लाइफ में सोचिए, क्या किसी बहुत ही अजीब शेप वाले 3D ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट की बॉडी के पूरी तरह से बाहर हवा में लटकता हुआ हो सकता है?